वेलकम स्टूडेंट्स, शिक्षा संकल्प बाय विवेक सर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स की काफ़ी समय से डिमांड आ रही थी कि सर ग्रामर पे आप बहुत कुछ बता चुके हैं, आज क्षितिज स्टार्ट कर दीजिए। और क्षितिज में भी मुझे लगता है कि शायद आत्मकथ्य वो चैप्टर है जो थोड़ा सा बच्चों के लिए डिफिकल्ट पड़ता है और एग्जाम में निश्चित तौर पर इसके अंदर से एक क्वेश्चन आता है। सो आज हम स्टार्ट करते हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी हुई कविता आत्मकथ्य पर। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज के बारे में बता दूं समरी में कि जब उनके साथियों ने, उनके साथ के लोगों ने कहा आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद से लिखने के लिए, आत्मकथ्य है जो आप अपनी बायोग्राफी की बात करते हैं वो है आत्मकथ्य। आत्मकथ्य लिखने के लिए जयशंकर प्रसाद ने मना कर दिया, वो तैयार नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि जब हम अपना आत्मकथ्य लिखते हैं उसकी पहली शर्त है कि उसके अंदर यथार्थ लिखना चाहिए। यथार्थ का मतलब है जो सच है। जयशंकर प्रसाद कहते हैं यदि मैं आत्मकथ्य लिखूंगा तो मुझे उसके अंदर यथार्थ लिखना होगा, इसलिए वो बचते। ऐसा नहीं कि यथार्थ में उनके जीवन का कुछ ऐसा हिस्सा था वो नहीं बताना चाहते थे, वो कहते हैं यथार्थ लिखना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, वो आत्मकथ्य इसलिए भी नहीं लिखना चाहते कि वो कहते हैं उनका जीवन कैसा रहा है, अभावों से भरा हुआ रहा है, कमियों से भरा हुआ रहा है, दुखों से भरा हुआ रहा है। उसके जीवन में कुछ ऐसा था ही नहीं जिसके बारे में वो खास बात हो, जिसके बारे में वो अपना आत्मकथ्य लिखे। तीसरा, वो आत्मकथ्य इसलिए भी नहीं लिखना चाहते कि जब वो यथार्थ लिखेंगे तो यथार्थ में उन लोगों का जिक्र भी करना पड़ेगा जिनके कारण उनके जीवन में कमियां आई हैं, जीवन में दुख आए हैं, उनका भी वो जिक्र करना पड़ेगा। लोगों को बुरा लग सकता है, इसलिए वो आत्मकथ्य लिखने से मना करते हैं। बाकी हम क्वेश्चंस जब इसके डिस्कस करेंगे, सेकंड पार्ट में मैं इसके क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा और जो इंपॉर्टेंट बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा उसको आप एक बार जरूर देखिएगा। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर पर। एक एक लाइन को देखते जाइएगा। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी अपनी। मधुप मीन्स मन रूपी भौरा। मन रूपी भौरा कह जाता कौन कहानी अपनी। ये मन रूपी जो भौरा है बहुत सारी कहानियां हमारे बीच कहता रहता है, हमसे बोलता रहता है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। ये मुरझाई पत्तियां जो होती हैं, मुरझाई पत्तियां किसका प्रतीक है? विषम परिस्थितियों का। मुरझाई पत्तियां किसका प्रतीक है? आज जो परिस्थितियां हैं वो कैसी हैं? विषम परिस्थितियां हैं, हमारे अनुकूल नहीं है। तो ऐसी जो विषम परिस्थितियां हैं वो कहते हैं मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। हमारे आसपास जो परिस्थितियां हैं वो कैसी हैं? घने रूप में है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। अनंत नीलिमा क्या मतलब है? अनंत मीन्स अंतहीन, जिसका कोई अंत ना हो, और नीलिमा मीन्स नीला आकाश। ये जो नीला आकाश है ये सदैव से रहा है और इसके अंदर क्या है? लाखों करोड़ों जो असंख्य जीवन इतिहास है, लाखों करोड़ों जो इतिहास है उसको इसने देखा है। तो इसके अंदर लाखों करोड़ों जो इतिहास है वो छुपे हुए हैं। इस गंभीर नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपास। जब लोगों से आत्मकथ्य लिखने के लिए कहते हैं और बार बार प्रयास करते हैं कि वो लिखें, तो यह लोग ऐसा कह करके लोग अपना आत्मकथ्य लिखते हैं और अपने ऊपर व्यंग मलिन उपास कराते हैं। अपने ऊपर व्यंग भी करते हैं और अपना मलिन उपास, क्योंकि आप सब जानते हैं जब आप अपना आत्मकथ्य लिखेंगे उसके कुछ हिस्से ऐसे होंगे जिनको लोग सुनकर आपसे भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे नहीं, बल्कि आपके ऊपर व्यंग भी करेंगे और मलिन उपहास भी करेंगे। तब भी कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी बीती। वो अपने मित्रों से कहते हैं आप सब जानते हो कि आत्मकथ्य लिखने से मैं अपने ऊपर व्यंग भी करूंगा और अपना मलिन उपहास भी कराऊंगा, फिर भी तुम कहते हो, उसके बावजूद भी तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। अपने बीते समय की जो दुर्बलता है, अपने बीते समय की जो कमियां हैं, जो अभाव हैं, उन्हें मैं कह डालूं, अभी भी चाहते हो। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। कभी को ऐसा लगता है कि जब हम किसी की जीवन की कमियां देखते हैं तो ये स्वाभाविक है लोग उससे सुख प्राप्त करते हैं। लोगों का एक स्वाभाविक स्वभाव बन गया है कि लोग दूसरे को दुख में देखकर सुख महसूस करते हैं, इसलिए वो कहते हैं तुम सुनकर सुख पाओगे, निश्चित तौर पर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। गागर का मतलब क्या है बेटा? गागर मीन्स घड़ा, रीति मीन्स खाली। तो खाली घड़ा, मेरे जीवन का जो सुख का घड़ा है उसे खाली देखकर निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है तुम सुख प्राप्त करोगे। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही हो खाली करने वाले, और जब मैं यथार्थ लिखूंगा तो उसके अंदर मुझे लिखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही उस सुख के घड़े को खाली करने वाले हो, उसके कारण तुम ही हो, ऐसा तो नहीं है।
अपने को से समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाली। और मुझे यथार्थ लिखूंगा तो उसके अंदर ये हो सकता है कि मैं उन लोगों का जिक्र भी करूं कि जिन्होंने मेरे गागर को खाली करके अपनी गागर भर ली, मेरे जीवन से सुख लेकर अपने जीवन को उन्होंने सुख से भर लिया, मुझे उनका भी जिक्र करना पड़ेगा। यह विडंबना, बेटा ध्यान रखना, यहां पूछा जाता है कि विडंबना का क्या मतलब है। विडंबना मीन्स होता है दुख, ये दुख की बात है। कोई वो कहते हैं यह विडंबना अरि सरलते, यहां पर पूछा अरि सरलते कौन, अपने सरल जीवन के बारे में कहते हैं जयशंकर प्रसाद कि मेरा तो बड़ा साधारण जीवन रहा है, अभावों का जीवन रहा है, कमियों का जीवन रहा है। वो कहते हैं अरि सरलते, अरे सरल जीवन तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। ये मेरे लिए कितने दुख की बात है कि मेरा साधारण सा जीवन रहा है, अभावों का जीवन रहा है, उसके बारे में मैं लिखूं, उसका आत्मकथ्य लिखूं, यह मेरे लिए विडंबना है, बड़े दुख की बात है। भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, यदि आत्मकथ्य लिखूंगा तो मुझे अपने जीवन की भूल लिखनी पड़ेगी, मेरी जीवन की कौन कौन सी भूल हुई है। और प्रवंचना, प्रवंचना का मतलब होता है बेटा धोखा देना या ठगना। जिन लोगों ने मुझे धोखा दिया है, जिन लोगों ने मुझे ठगा है, मुझे उनका भी जिक्र करना पड़ेगा। भूले अपनी, अपनी भूल लिखनी पड़ेंगी। प्रवंचना, लोगों के द्वारा जो मुझे ठगा गया है, धोखा दिया गया है, औरों की दिखलाऊं मैं, मुझे वह भी औरों का लिखना पड़ेगा। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा बेटा ध्यान से। इसमें क्या है, मधुर चांदनी रात, आप सब जानते हैं अंधेरा दुख का प्रतीक है, चांदनी रात सुख का प्रतीक है। कबीर के जीवन में कुछ समय चांदनी रात के रूप में सुख आया था, वो कौन सा था। ऐसा माना जाता है कि जयशंकर प्रसाद की प्रेमिका ने कुछ समय उनके साथ जीवन बिताया है, तो वो समय जो था कैसा, चांदनी रात के समान था। इसलिए उन्होंने कहा उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। वो थोड़ी सी जो मधुर चांदनी रात मेरे जीवन में थी प्रेमिका के साथ वाली, वो उज्जवल गाथाएं हैं, साफ सुथरी गाथाएं हैं, प्रेम की गाथाएं हैं, उनका जिक्र कैसे करूं। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली बातों की, जिनमें खुदुड़ी सी हंसी थी, खिलखिलाहट थी, ऐसी जो बातें थी उनका जिक्र मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि वो कितनी थी, क्षणिक थी, थोड़ी सी थी। मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। ध्यान रखिएगा, मिला कहां वह सुख, वह सुख मुझे मिला ही नहीं जिसे मैं स्वप्न में देखकर जाग गया था, वो सुख मुझे मिला ही नहीं। या फिर मैं अगर ये कहूं कि मैंने स्वप्न में ही केवल सुख पाया जिसे देखकर के मैं जाग गया, तो केवल मेरे जीवन में सुख कितना था, स्वप्न मात्र, जैसे स्वप्न में होता है समाप्त हो जाता है, इतना सुख मेरे जीवन में आया है, उसका जिक्र मैं करना नहीं चाहता। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की आलिंग यह है, मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जा गया, वो मुझे सुख मिला ही नहीं जिसको मैं स्वप्न में देखा और वह मुझसे मेरे पास से चला गया। आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया, वो जो सुख था मैं उसका आलिंगन करना चाहता था, उसे पकड़ना चाहता था, वह मुझसे मुस्कुराकर दूर चला गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, ध्यान रखिएगा यहां पर पूछा जाता है जिसके मीन्स किसके, वो यहां पर जयशंकर प्रसाद जिक्र करते हैं अपनी प्रेमिका की सुंदरता की। प्रेमिका की सुंदरता कैसी है, जिसके अरुण कपोल, बेटा अरुण कपोल का अरुण मीन्स होता है लाल, कपोल मीन्स होता है गाल। प्रेमिका के गालों की लालिमा ऐसी है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, उसके जो गालों की लालिमा है वो कैसी है, बहुत सुंदर है। उसकी जो मतवाली सुंदर छाया, मदमस्त करने वाली जो छाया है, अनुरागिनी उषा, देखो उषा कहते हैं बेटा जिस समय सूर्य निकलता है, सुबह निकला नहीं अभी, जब निकलता है तो आकाश में जो लालिमा होती है वो बहुत सुंदर लगती है, वो कहलाता है उषा काल, उसे हम कहते हैं उषा काल। तो अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उस समय पर उसके जो कालों की लालिमा जो है, वहां से अनुरागिनी जो उषा है वो अपने सुहाग चिन्ह प्राप्त करती है। शिव यहां पर उसकी स्मृति पाथे बनी है, थके पथिक की पंथा की। यहां पर इन्होंने जिक्र किया उसकी स्मृति, किसकी स्मृति, प्रेमिका की जो याद है, उसने किसका काम किया है, पाथेय का। बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। पाथेय मीन्स होता है संबल या सहारा, संबल या सहारा। वैसे जो सही मीनिंग है पाथेय का मतलब होता है कि जो हम जिक्र करते हैं अनुरागिनी, यहां पर एक बात करता हूं मैं, उसकी स्मृति पाथेय बनी, उसकी किसकी, उनकी जो प्रेमिका है उसकी जो याद है, उसकी स्मृति मीन्स याद, क्या बनी है, पाथेय। ये बेटा ध्यान रखने का अर्थ है, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी आता है इस पर। पाथेय मीन्स होता है संबल या सहारा। इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है
पाथेय, जब आप कभी से सफर में जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं अपने साथ? कुछ खाने पीने का सामान ले जाते हैं। कितना भी कठिन सफर हो, लेकिन होता क्या है, उस कठिन सफर में अगर हमारे पास खाने पीने का सामान है तो बड़े से बड़ा कठिन से कठिन सफर भी हमारे लिए आसान हो जाता है। तो पाथेय कहलाता है रास्ते में जो ले जाने वाला भोजन है, तो वो संबल है, सहारा है। तो यहां पर उन्होंने कहा उसकी स्मृति पाथेय बनी, उसकी जो याद थी उसने क्या काम किया? पाथेय का। उनके कठिन जीवन में उस याद ने उनके कठिन जीवन को आसान बना दिया। उसकी स्मृति पाथेय बनी, थके पथिक की पंथा की। वो कैसे हैं? थके हुए पथिक हैं, उस राहगीर हैं जो इस अभाव के साथ में अपने जीवन जी रहे थे, लेकिन उसकी याद ने उनके जीवन को सहारा दिया और उन्होंने कठिनाई भरे जीवन को भी अपना आसान बना दिया। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कंथा मीन्स होता है बेटा गुदड़ी। गुदड़ी कैसे कहते हैं? मान लीजिए एक बार सोचिए, आप किसी का गद्दा, किसी की रजाई, आप किसी के घर में जाइए, उसकी गद्दा फाड़ डालिए, रजाई फाड़ डालिए, उसके घर की चीजों को टटोलना शुरू कर दीजिए, उसकी कमियों को देखिए। नहीं, उन्होंने कहा कि जहां पर सीवन को उधेड़ कर देखोगे, सीवन मीन्स होता है सिलाई, सिलाई को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कंथा मीन्स होता है गुदड़ी। उस गुदड़ी को, उस ऐसे भाग को आप क्यों कुरेदना चाहते हो? लोग दूसरों की जो कमियां होती हैं उन्हें कुरेदना चाहते हैं। कभी कहता है यहां पर मेरे सीवन को उधेड़कर, उस कंथा की जो गुदड़ी की जो सीवन है, सिलाई है, उसे उधेड़कर क्यों देखोगे। छोटे से जीवन की बड़ी कथाएं कैसे आज कहूं। छोटे से जीवन को मानते हैं उनका जीवन बड़ा सरल रहा है, साधारण जीवन रहा है। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं। मेरे जीवन में जो बड़ी बड़ी छोटी छोटी बातें वो कैसी हैं, मेरे लिए तो बहुत बड़ी हैं, उन्हें आज मैं कैसे कहूं। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। ये बहुत अच्छी बात जयशंकर प्रसाद जी ने कही कि हम अच्छा है कि अपनी बात कम कहें, औरों की बात ज्यादा सुने। तो कभी भी कहता है क्या यह अच्छा नहीं कि मैं खुद चुप रहूं, औरों की बात सुनूं, ज्यादा अच्छा है। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भूली आत्मकथा। कभी कहता है मेरी जो आत्मकथा है वो कैसी है? भूली है, सरल है, अभावों से पूर्ण है, साधारण सी रही है, जिसमें कुछ ऐसा बताने लायक है ही नहीं। उसको अगर मैं तुम्हें सुना भी दूं, तुम्हारे बार बार कहने पर उसे मैं कह भी दूं, तो भी सुनकर क्या तुम भला करोगे। क्या तुम मेरा कुछ भला कर सकते हो, या जब तुम मुझे कुछ बता सकते हो, या मेरा सहारा दे सकते हो? नहीं, तुम मेरी भूली आत्मकथा को सुनकर उसका उपहास ही करोगे, मेरा कुछ भला नहीं करोगे। और अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। बेटा ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक एग्जाम का एक क्वेश्चन भी एग्जाम में इसमें खूब आता है। अभी थकी सोई, अभी समय भी नहीं। कभी पूछता है किस चीज का समय नहीं है? थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। जो व्यथा मीन्स है दुख, जीवन का जो दुख है, वो बड़ा लंबा सफर उसके साथ तय किया है उन दुखों ने, इसलिए वो थककर सो गए हैं। जीवन के दुख, अभाव, कमियां, उन्होंने जयशंकर प्रसाद का लंबा साथ दिया है, लंबा सफर तय किया है, इसलिए वो थककर सो गए हैं। अभी उन्हें जगाने का सही समय नहीं है। तो यहां पर क्वेश्चन आता है अभी समय भी नहीं, किस चीज का समय नहीं है? उन थकी हुई मौन व्यथाओं को, उन कष्टों को, उन अभावों को अभी जगाने का समय नहीं है। इस प्रकार से ये पाठ को बहुत ध्यान से पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ शिक्षा संकल्प बाय विवेक सर इस चैनल पर, और देखते रहिए इस वीडियो को। और इसके बाद सेकंड पार्ट में आपको देने वाला हूं इसी पार्ट के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो, और साथ ही साथ जो बोर्ड के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। ध्यान से उन्हें देखिएगा, वो वीडियो बड़े आपके काम की है। ओके, गुड बाय।